हेलो, जोहार, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्रेया सोनल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड वॉरियर के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है थ्री क्वेश्चंस इसे एक्सप्लेन करूँगी। और इसके राइटर कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि एक बहुत ही मशहूर राइटर है, बहुत फेमस राइटर है। आपने इतिहास में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। महात्मा गांधी इनके विचारधाराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, अब स्टोरी का टाइटल देख के आपको क्या समझ में आया कि इस स्टोरी में तीन प्रश्न होंगे। बिल्कुल, इस स्टोरी में तीन प्रश्न हैं, लेकिन वो किसके प्रश्न हैं, वो तीन प्रश्न है क्या और उन तीन प्रश्न के जवाब क्या है, आपको इस पूरा स्टोरी को पढ़कर समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे जो लेखक है लियो टॉल्स्टॉय, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो लियो टॉल्स्टॉय है ये एक रशियन ऑथर थे। ठीक है, इनका पूरा नाम काउंट लियो निकोलाइविच टॉल्स्टॉय था। शॉर्ट में हम इन्हें लियो टॉल्स्टॉय बोलते हैं, बट इनका पूरा नाम काउंट लियो निकोलाइविच टॉल्स्टॉय था। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 9 सितंबर 1828 को हुआ है। इनका मृत्यु कब हुआ है, ये कब मरे हैं? तो 20 नवंबर 1910 को। ठीक है, ये कौन थे? ये एक रशियन राइटर थे। बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखा है। तो ये एक रशियन नॉवेलिस्ट है और एनार्किस्ट है। एनार्किस्ट मतलब क्या होता है? एनार्किस्ट बेसिकली वैसे इंसान को बोलते हैं जो किसी भी सरकार या किसी भी अथॉरिटी पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि लियो टॉल्स्टॉय खुद को एक एनार्किस्ट नहीं बुलाते हैं, लेकिन उनके राइटिंग से हमें समझ में आता है कि वो एक एनार्किस्ट थे। फेमस फॉर राइटिंग द बुक्स, इनकी बहुत सारी मशहूर किताबें हैं, जिसमें से सबसे मशहूर में से एक है वॉर एंड पीस और एना कैरेनिना। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे वर्क्स हैं इनके। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी और ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, यानी खुद का जीवन। ठीक है, तो इनका एक आत्मकथा है जिसका नाम है माई कन्फेशंस। ठीक है, इस किताब को भी किसने लिखा है? लियो टॉल्स्टॉय ने। देखिए, ही वॉज अ क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन थे एंड बिलीव्ड और मानते थे नॉन वायलेंस पे, यानी कि अहिंसा पे, एंड प्रैक्टिस सिंपल लिविंग, साधारण जीवन पर विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी का यही विचारधारा था, अहिंसा और साधारण जीवन। हिज वर्क, इनके जो वर्क्स है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू, इनका एक किताब है, इनका एक वर्क है जिसका नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू। इन्होंने कई सारे लोगों को इससे इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित किया है, जैसे कि महात्मा गांधी को, मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, इतना लियो टॉल्स्टॉय के बारे में इनफ है। अब अपने स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी कहानी को पढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उस कैरेक्टर्स, उन स्टोरी के कैरेक्टर्स को समझना। ठीक है, तो इस कहानी में तीन प्रमुख कैरेक्टर्स हैं। एक है द किंग, राजा। एक है हर्मिट। हर्मिट वैसे इंसान को बोलते हैं जो लोग अपना घर त्याग देते हैं और कहीं दूर झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, साधु। हर्मिट मीन्स क्या है? साधु। और तीसरा व्यक्ति है द इंजर्ड मैन, यानी कि घायल व्यक्ति। इसे स्टोरी में कई बार बियर्डेड मैन कह करके बुलाया गया है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा दाढ़ी था। ठीक है, अब मैं कैरेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। एक साम्राज्य में एक राजा था। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर ये राजा ही है। राजा जो है वो एक परफेक्ट रूलर बनना चाहता था, एक बहुत अच्छा शासक बनना चाहता था। उसके दिमाग में तीन प्रश्न आए। उसे लगा कि अगर उन्हें तीन प्रश्नों का जवाब मिल जाता है तो एक परफेक्ट रूलर बन सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने घोषणा करवाया कि जो भी मुझे इन तीन प्रश्नों का सवाल, मतलब तीन प्रश्नों का जवाब देगा, मैं उसे बहुत ज़्यादा इनाम दूंगा। ठीक है, कई सारे लोग भी आते हैं, उन तीन प्रश्नों का जवाब देते हैं, लेकिन राजा किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए थे। फिर उन्हें मतलब कि पता चलता है एक हर्मिट, एक साधु के बारे में जिसे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त था। तो वो साधु के पास जाते हैं। साधु जो है उन प्रश्नों का जवाब शुरू में तो नहीं देते हैं, लेकिन राजा के खुद के एक्शंस से उदाहरण दे करके
उस राजा को उन 3 प्रश्नों का जवाब देते हैं। और स्टोरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो जख्मी आदमी। इसी के द्वारा जो साधु है उदाहरण दे करके उसे समझाते हैं उनके 3 प्रश्नों का जवाब। ठीक है, तो ये कैरेक्टर है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं जब आपको स्टोरी बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, जो लियो टॉल्स्टॉय है उनका एक किताब था। किताब का नाम क्या था? व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स। ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज था, यानी कि छोटी छोटी कहानियों का संग्रह था। इसमें ये पब्लिश कब हुआ था? ये 1885 में पब्लिश हुआ था। और इसी किताब का हिस्सा है आपका ये चैप्टर 3 क्वेश्चन। तो अगर आपको पूछा जाएगा 3 क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है? तो व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल से लिया गया है। ठीक है, टेल मीन्स क्या होता है? कहानी। टेल मीन्स क्या होता है? स्टोरी। टेल ऑफ अ किंग सीकिंग आंसर टू द 3 क्वेश्चन। ये कहानी है एक राजा की जो कि सीख कर रहा था। सीख मतलब क्या होता है? तलाश करना। जो कि तलाश कर रहा था अपने 3 प्रश्नों का जवाब, आंसर। उनके उसके 3 प्रश्न थे क्या? सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि उनके 3 प्रश्न थे क्या। सबसे पहला प्रश्न, व्हेन इज द राइट टाइम फॉर एन एक्शन। किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है? दूसरा, हु आर द राइट पीपल टू एसोसिएट विथ। सही लोग कौन होते हैं जिससे हमें जुड़ाव रखना चाहिए या जिनका हमें सुनना चाहिए? तीसरा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। सबसे ज़रूरी कार्य क्या होना चाहिए हमारे लिए? तो उनके मन में 3 प्रश्न थे। उन्हें लगा कि इन 3 प्रश्न का जवाब मिल जाता है तो बहुत अच्छे राजा बन सकते हैं। तो राजा क्या करते हैं? एक प्रोक्लेमेशन करवाते हैं, घोषणा करवाते हैं कि जो भी मुझे इन 3 प्रश्नों का जवाब देगा मैं उसे इनामित करूंगा, उसे इनाम दूंगा। ठीक है, कई सारे वाइज मैन लोग आते हैं, कई सारे बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं, राजा को जो है इन 3 प्रश्नों का जवाब देते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या था? किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है? तो इसके लिए कई सारे जवाब आए। एक जवाब था, कुछ ने कहा कि आपको दिन महीने साल का टाइम टेबल बना लेना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल बना लेते हो तो आप ये निश्चय कर पाओगे कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, अगर राजा फालतू काम करना छोड़ दे तो सारा काम सही समय पर कर पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि राजा को काउंसिल का गठन कर लेना चाहिए। ठीक है, काउंसिल क्या होता है? काउंसिल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब कुछ लोगों का झुंड जो कि राजा को एडवाइस दे, जो कि राजा को सलाह दे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि राजा को काउंसिल का गठन करना चाहिए जो राजा को सलाह दे और बताए कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। तो कुछ लोग इस पर बोलते हैं कि ऐसे भी कार्य होते हैं जो अर्जेंटली करना पड़ता है, इमरजेंसी में करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे हम थोड़ी ना काउंसिल के पास जा कर के सलाह लेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसी पर कुछ जवाब देते हैं कि इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? फ्यूचर, भविष्य पता होना चाहिए। और भविष्य हमें मजिशियन ही बता सकता है, यानी कि जादूगर ही बता सकता है। तो आपने देखा कि पहला प्रश्न का अलग अलग जवाब मिला। कुछ ने बोला टाइम टेबल बना लो, कुछ ने बोला काउंसिल का गठन कर लो, तो कुछ ने बोला कि जादूगर का मदद ले लो। तो इन सब जवाब से महाराजा जो है संतुष्ट नहीं होते। अब दूसरा सवाल था, हु आर द राइट पीपल टू एसोसिएट विथ। सही लोग कौन होने चाहिए जिनका हमें सुनना चाहिए? तो इस पर भी कुछ लोग जवाब देते हैं कि सही लोग कौन होने चाहिए? डॉक्टर्स, हमें डॉक्टर्स का सुनना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें डॉक्टर्स का सुनना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हमें प्रीस्ट्स यानी कि पुजारियों का सुनना चाहिए। कुछ बोलते हैं कि हमें सोल्जर्स यानी कि सैनिकों का सुनना चाहिए। तो इसके बिना अलग अलग जवाब मिल रहे थे। ठीक है, तो इससे भी राजा संतुष्ट नहीं हुए। अब तीसरा सवाल ये था कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। सबसे ज़रूरी कार्य क्या होने चाहिए? तो कुछ ने बोला आपको पॉलिटिक्स पर ध्यान देना चाहिए, कुछ ने बोला आपको वर्शिप पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए, कुछ ने बोला आपको वॉरियर्स यानी कि योद्धाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका भी अलग अलग जवाब मिला। राजा इससे भी संतुष्ट नहीं हुए।
तो राजा को इन 3 प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। अब जो है राजा हताश हो गए थे। तभी उन्होंने एक साधु के बारे में सुन रखा था, एक हर्मिट के बारे में सुन रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, उन्हें बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त था। लेकिन वो जो साधु थे वो महाराजा ये सब से नहीं मिलते थे, वो सिर्फ और सिर्फ साधारण व्यक्ति से मिलते थे, आम जनता से मिलते थे। इसीलिए महाराजा फैसला करते हैं कि वो भेष बदल के जाएंगे उस साधु के पास अपने 3 प्रश्नों का जवाब लेने के लिए। ठीक है, देखिए, किंग इज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं होते हैं बाय द आंसर गिवन बाय द एजुकेटेड पीपल ऑफ हिज किंगडम। उनके साम्राज्य में जितने पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग थे उनके आंसर से महाराजा तो संतुष्ट हुए नहीं थे। तो इसीलिए फिर वो किसके पास जाते हैं? हर्मिट के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं। किंग डिस्गाइसेस, डिस्गाइज मतलब होता है भेष बदलना। राजा भेष बदल करके जाते, मैंने आपको बताया ना, साधु जो है आम आदमी से ही मिलते थे, महाराजा ये सबसे नहीं मिलते थे। तो राजा जो है वो अपना भेष बदल के जाते हैं साधारण आदमी बन के एंड अप्रोच द हर्मिट, और साधु के पास जाते हैं टू नो द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चन, अपने 3 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए महाराजा आम आदमी की तरह वेशभूषा धारण कर लिए थे। अब उनके साथ जो है उनके सैनिक, उनके गार्ड्स भी गए हुए थे। और जो साधु थे वो जंगल के बीच एक झोपड़ी में रहते थे। तो जब महाराजा जा रहे थे तो वो रास्ते में ही अपने गार्ड को छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली साधु को नहीं पता चलना चाहिए था कि वो एक महाराजा है। तो राजा जो है वो साधारण आदमी की तरह जाते हैं साधु के यहाँ। साधु उस टाइम पे अपने झोपड़ी के बाहर खुदाई का कार्य कर रहे थे, है ना, यानी कि वो ज़मीन को खोद रहे थे। ठीक, तो महाराजा जाते हैं साधु के पास। साधु को सबसे पहले बोलते हैं कि बाबा जी, मैं आपसे 3 सवाल जानना चाहता हूँ, 3 सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। तो साधु जो है इस पर कोई भी जवाब नहीं देता है, वो राजा को इग्नोर कर देता है। जो साधु था ना वो बहुत ही फ्रेल था। ठीक है, फ्रेल मीन्स क्या होता है? पतला दुबला, वीक। ठीक है, बहुत ही पतला दुबला व्यक्ति था। साधु जो है स्पेड का मदद से, स्पेड मीन्स क्या होता है? कुदाल। ठीक है, ये आप देख सकते हो, कुदाल का मदद से ज़मीन को खोद रहा था और बहुत ज़्यादा पतला था ना, तो वो जब भी खोदता था ना हाफ रहा था, वो हाफ रहे थे। ठीक है, तो महाराजा ये देखते हैं तो उनको उस साधु पर दया आ जाता है, तरस आ जाता है। तो वो साधु को बोलते हैं कि बाबा जी, आप मुझे ये कुदाल दे दो, मैं आपके लिए खोद देता हूँ। ठीक है, तो महाराजा फिर जो है खोदना शुरू करते हैं ज़मीन को। कुछ देर हो जाता है तो महाराजा जो है वो साधु को पूछते हैं कि बाबा जी, आप मुझे मेरे 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। तो जो साधु है वो इस पर कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। उल्टा वो बोलते हैं महाराजा को कि तुम मुझे कुदाल दे दो, तुम थक गए होगे। लेकिन महाराजा जो है कुदाल नहीं देते हैं और वो फिर खोदते रहते हैं ज़मीन को। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, ऐसे करते करते शाम हो गई थी। महाराजा अभी भी ज़मीन को खोद रहे थे और साधु ज़मीन पर बैठे हुए थे। तो महाराजा को वापस भी लौटना था। तो महाराजा जो है साधु को पूछते हैं कि बाबा जी, आप मुझे बता दो कि आप मुझे 3 सवालों का जवाब दोगे या नहीं दोगे। अगर आप नहीं दोगे तो बता दो, मैं वापस चला जाऊंगा। इतना में ही दूसरे जंगल के बीच से एक जख्मी आदमी आता है। वो अपने पेट को पकड़ा हुआ था और उसके पेट में बहुत ही भयानक जख्म हुआ था, है ना, और पूरा शरीर से खून बह रहा था। तो वो जो जख्मी व्यक्ति है दौड़े दौड़े आता है लड़खड़ाते हुए राजा के पास और साधु के पास, और वहाँ पर आते के साथ वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जख्म के वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर महाराजा जो है वो उस जख्मी व्यक्ति का इलाज करते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, अपने रुमाल से उसका ब्लीडिंग को रोकने का कोशिश करते हैं, बहुत देर मरहम पट्टी करते रहते हैं। साधु और महाराजा दोनों मिल के उसका इलाज करते हैं और फिर उसे झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं। और वहीं पर महाराजा जो थे वो भी रात भर से जो महाराजा थे वो दिन भर काम किए थे ना, दिन भर खुदाई का काम कर रहे थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो महाराजा जो है साधु के झोपड़ी में ज़मीन पर ही सो जाते हैं। ठीक है, अब सुबह हो जाता है। जब सुबह हो जाता है तो साधु अपने झोपड़ी में नहीं थे। सुबह में महाराजा जो है वो ज़मीन पे सोए हुए थे, बेड पर जो वो जख्मी व्यक्ति सोया हुआ था, रात में वो बेहोश था बट अभी वो जागा हुआ था। महाराजा का भी जब नींद खुलता है तो वो सब कुछ बहुत ही अजीब इन्वायरमेंट देख करके बहुत ही
उनको थोड़ा टाइम लगता है सब कुछ समझने में, ठीक है। तो जब उनका नींद खुला तो वो देखते हैं कि वो जो जख्मी व्यक्ति है उनको लगातार देखे जा रहा है। जैसे ही महाराजा को थोड़ा समझ में आता है, बीता हुआ दिन का सब कुछ याद आता है, तभी जो है वो जख्मी व्यक्ति महाराजा को बोलता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो महाराजा चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, है ना, तो तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो वो जो जख्मी व्यक्ति है, जो बियर्डेड मैन है, दाढ़ी वाला इंसान है, वो बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे दुश्मन थे। तो महाराजा को वो जख्मी व्यक्ति सारा कहानी बताता है कि आप उसी दिन मेरे दुश्मन बन गए थे जब आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी और हमारा प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट यानी कि जब्त कर लिया था। तो मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं आपसे बदला लूँगा और आपको जान से मार दूँगा। तो मैंने सुना था कि आप साधु के यहाँ अकेले जाने वाले हो, इसीलिए मैं छिप करके आपका इंतज़ार कर रहा था ताकि आप वापस आओ और मैं आपको चुपके से मार दूँ। लेकिन जब आप शाम तक नहीं लौटे तो मैं आपको खोजने के लिए अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकला। लेकिन जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और मुझे बहुत मारा पीटा। मैं अपना जान बचाते बचाते यहाँ पर आया हूँ और शायद आपने अगर मेरा इलाज नहीं किया होता तो अभी मैं मर चुका होता। तो जो ये बात सुन के महाराजा को सब कुछ पता चलता है कि आखिर वो क्यों माफ़ी मांग रहा था। उसके बाद वो जख्मी व्यक्ति बोलता है कि मैं आपका जो निस्वार्थ सेवा था उससे मैं अपना मेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है और मैं ज़िंदगी भर आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मेरे बच्चे भी आपका दास बनकर रहेंगे, आपका सेवा करेंगे। महाराजा ये सब सुन के बहुत खुश होते हैं। उन्हें बहुत खुशी हो रहा था कि उन्होंने अपने दुश्मन को इतना जल्दी, इतना आसानी से अपना दोस्त बना लिया है। उसके बाद जो महाराजा है वो जख्मी व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम्हें मेरा जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी मैंने जब्त किया था मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा और तुम्हारे इलाज के लिए भी मैं अपने डॉक्टर्स को भेजूंगा। उसके बाद महाराजा झोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं, साधु को वापस खोजने लगते हैं अपने 3 सवालों का जवाब जानने के लिए। जब वो झोपड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि महाराजा जो है जो महाराजा है वो देखते हैं कि जो साधु है, जो बीते दिन वो खुदाई किए थे ना और खुदाई करके बेड्स बनाए थे। कोई भी चीज़ को रोपने के लिए खुदाई करना पड़ता है ना, तो जो बीते दिन बेड्स बनाया गया था उसमें अभी वो बीज बो रहे थे, ठीक है। और जो महाराजा है वो साधु जी को बोलते हैं कि बाबा जी, मैं अंतिम बार आपसे अपने 3 प्रश्नों का जवाब चाहता हूँ, क्या आप मुझे इन 3 प्रश्नों का जवाब दोगे। तो साधु बोलते हैं कि तुम्हें तो अपने 3 सवालों का जवाब मिल चुका है। तो महाराजा चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं ऐसा कैसे, मुझे तो अभी तक 3 सवालों का जवाब नहीं मिला है। तो साधु उन्हें समझाते हैं कि देखो, कल तुम मेरे पास आए, ठीक है, और तुमने देखा कि मैं खुदाई का काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं हाफ रहा था तो तुम्हें मुझ पर तरस आ गया और तुमने मुझ पर तरस खाकर, मुझ पर दया दिखा करके तुमने मेरा मदद किया और तुम जो है वो शाम तक यहीं पर रह गए। अगर तुम मुझ पर दया नहीं दिखाते और तुम तुरंत वापस चले जाते तो वो जो आदमी है, जख्मी आदमी, वो तुम्हें जान से मार देता। लेकिन देखो, तुमने मुझ पर दया दिखाई, तुमने खुदाई का काम किया तो तुम्हारा जान बच गया और वो इंसान जो तुम्हारा दुश्मन था वो तुम्हारा दोस्त बन गया। तो जो साधु है वो महाराजा को समझाते हैं कि देखो, कल जब तुम यहाँ पर आए, तुमने खुदाई का काम किया मेरे लिए, मेरा हालत को देख करके, तो वो सही समय था और उस टाइम पे तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी इंसान मैं था और मेरा मदद करना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी कार्य था। लेकिन जैसे ही वो जख्मी व्यक्ति आ गया तो उस जख्मी व्यक्ति का मदद करना सही समय था और उस समय पर तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वो जख्मी व्यक्ति था और उसका मरहम पट्टी करना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम। तो यहाँ पर जो साधु है वो राजा को समझाते हैं कि सबसे सही समय है वर्तमान, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में जो इंसान तुमसे जुड़ा हुआ है, जिसको तुम्हारा नीड है, जिसका तुम हेल्प कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी इंसान है और सबसे ज़रूरी काम है
प्रेजेंट में जो इंसान तुमसे जुड़े हुए हैं उनका मदद करना, उनके परेशानियों को दूर करना। ठीक है, तो हमें ये स्टोरी लेसन देता है, शिक्षा देता है। एक तो प्रेजेंट के बारे में बताता है, वर्तमान का क्या महत्व है। फिर हमें दूसरों पर दया की भावना रखनी चाहिए, ये भी हमें लेसन देता है। अब देखिए, ये फिर से एक बारी समझ लेते हैं। मैंने आपको पूरा स्टोरी शॉर्ट में समझा दिया है। राजा जो है भेष बदल करके जाते हैं हर्मिट्स के पास, साधु के पास, अपने 3 प्रश्नों का जवाब लेने के लिए। हर्मिट डज नॉट रिस्पॉन्ड, हर्मिट जो है वो जवाब नहीं देता है उनके 3 सवालों का, एंड कंटिन्यूज डिगिंग द सॉइल, जो मिट्टी था उसको खोदते रहता है। लेकिन फिर राजा जो है उसको दया आ जाता है साधु पर, और राजा जो है हेल्प करता है हर्मिट को, साधु को। वुंडेड मैन अराइव्स, शाम हो गया था, जख्मी व्यक्ति फिर आता है ना। तो जख्मी व्यक्ति आता है, जो हर्मिट है और जो राजा है दोनों मिलके क्या करते हैं, जख्मी व्यक्ति का इलाज करते हैं। वुंडेड मैन रिवाइव्स, रात में तो वो बेहोश हो गया था, सुबह जब वो उसे होश आता है तो वो फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगता है महाराजा से, और कन्फेस करता है, उस मतलब अपना गलती को स्वीकार करता है। किंग फॉरगिव्स, राजा जो है वो भी माफ़ कर देता है। एंड अश्योर्स हेल्प, और उसे मदद भी सुनिश्चित करता है। वो कहता है ना कि मैं डॉक्टर्स को भेजूंगा तुम्हारे इलाज के लिए। स्टोरी के एंड में हम लोग देखते हैं कि जो हर्मिट है, जो साधु है, वो 3 प्रश्नों का जवाब देता है राजा के खुद के एक्शन से। ठीक है, हर्मिट रिस्पॉन्सेस टू द 3 क्वेश्चन। पहला सवाल क्या था कि राइट टाइम क्या होता है, तो राइट टाइम क्या होता है, नाउ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, वो सबसे ज़रूरी समय है। प्रेजेंट इज इमीडिएट, जो वर्तमान है वही तुरंत होता है। एंड मैन हैज़ कंट्रोल ओवर इट, और इंसान जो है वर्तमान को ही कंट्रोल कर सकता है। क्या आप अपने पास्ट को या अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। पर्सन एसोसिएटेड इन द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि राइट पीपल कौन होने चाहिए, सही लोग कौन होने चाहिए। तो वो इंसान जो वर्तमान में आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होने चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले महाराजा के लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन थे, साधु। लेकिन जैसे वो जख्मी व्यक्ति आ गया तो महाराजा के लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन बन गया, वो जख्मी व्यक्ति। ठीक है, तो दूसरा सवाल का भी जवाब मिल गया। तीसरा सवाल क्या था, राइट थिंग या राइट वर्क क्या होना चाहिए, सही चीज़ या सही कार्य क्या होना चाहिए। तो प्रेजेंट मोमेंट डिटर्मिन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्शन। जो वर्तमान समय है वही निश्चित करता है कि कब कौन सा कार्य जो है वो ज़रूरी है। जैसे स्टार्टिंग में जब महाराजा जो है वो साधु को देखते हैं हाफते हुए, तो महाराजा के लिए उस साधु का मदद करना सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य था। लेकिन जब वो जख्मी व्यक्ति आ जाता है तो महाराजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य क्या हो गया था, उस जख्मी व्यक्ति का मरहम पट्टी करना। ठीक है, तो हमें स्टोरी से लेसन मिलता है प्रेजेंट के बारे में ज्ञान, कि वर्तमान पर हमें फोकस करना चाहिए। जितने भी कार्य है वर्तमान में करने चाहिए, भविष्य के लिए या फिर पास्ट के बारे में सोचते हुए रहना नहीं चाहिए। तो इस स्टोरी में हमें सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेजेंट के बारे में पता चलता है, यानी कि वर्तमान का महत्व क्या है। जैसे लिविंग इन द मोमेंट रिड्यूसेस स्ट्रेस, अगर आप उस क्षण उस पल में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तो आपका स्ट्रेस कम होगा। रिड्यूस मतलब कम होना। एक्सपैंड्स क्रिएटिविटी, आपका जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा। इलिवेट अटेंशन लेवल, आप में जो अटेंशन लेवल है वो बढ़ेगा। एंड फोर्टिफाइज इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा। इंक्रीज इफिशिएंसी, किसी भी कार्य को आप सही ढंग से कर पाएंगे, इफिशिएंटली कर पाएंगे। एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। फोकस इन द प्रेजेंट, हमें वर्तमान पर फोकस करना चाहिए, यानी नाउ अभी पर, प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। और जितने भी डर है, फियर है, जितने भी एंजाइटी है, चिंता है, पास्ट का और फ्यूचर का, इसको साइलेंस कर देना चाहिए, यानी कि इसे खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। एक्शन इन द प्रेजेंट आर रिवॉर्डिंग, जो कार्य आप प्रेजेंट में कर रहे हो वही आपको इनामित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो प्रेजेंट में,
तो बाद में आपको यही फल देने वाला है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो प्रेजेंट में जो आप एक्शन कर रहे हो वो आपको रिवॉर्ड देगा। पास्ट और फ्यूचर कैन नॉट बी चेंज। आप क्या अपने पास्ट को चेंज कर सकते हो या अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रोल किस पर है? प्रेजेंट पर। तो सबसे सही समय क्या है? प्रेजेंट, वर्तमान समय। इस स्टोरी का इंसाइट्स क्या है, यानी कि हमें कौन कौन से ज्ञान या फिर लेसन इस स्टोरी से मिला है? तो पहला, सेल्फलेस सर्विस टू मैनकाइंड कैन इनेबल मैन टू सेट हिज ईगो एंड एवरिश एंड सेल्फिशनेस। अगर आपका कोई सेल्फलेसली आपको सेवा देगा ना, मतलब निस्वार्थ भाव से अगर कोई आपका सेवा दे रहा है, तो इससे आप में क्या होगा? आपका ईगो खत्म होगा। एवरेज मतलब होता है धन का लालच, ये खत्म होगा। और सेल्फिशनेस, आप में जो स्वार्थ की भावना है वो खत्म होगी। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो इंजर्ड आदमी था, जो घायल व्यक्ति था, जो बियर्डेड दाढ़ी वाला इंसान था, उसके लिए शुरू में तो महाराजा एक दुश्मन थे, लेकिन महाराजा का सेल्फलेस सर्विस देखकर, यानी कि उनका निस्वार्थ भाव से सेवा देकर महाराजा का जो इंजर्ड आदमी था, जो जख्मी आदमी था, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसने अपना ईगो को शेट खत्म कर दिया, धन का लालच को खत्म कर दिया और स्वार्थपन को खत्म कर दिया। दूसरा, तो हमें पहला चीज़ क्या पता चलता है स्टोरी से, क्या लेसन मिलता है कि हमें सेल्फलेसली सर्विस देना चाहिए, यानी कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। दूसरा चीज़, हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ पीस प्रिवेल्स ऑन ईजिंग पेन ऑफ अदर्स। अगर आप किसी का दर्द को ईज कर रहे हैं, यानी कि आराम दे रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? हैप्पीनेस, खुशी मिलेगा, और सेंस ऑफ पीस यानी कि शांति मिलेगी। वर्च्यूज मेक्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल। इंसान का गुण जो ही है इंसान के जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। स्टोरी का थीम क्या क्या है? थीम मतलब होता है मेन आइडिया या फिर मेन इंपॉर्टेंट विषय वस्तु। ठीक है, तो स्टोरी का थीम क्या क्या है? पहला, इन 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय वी हैव द थीम ऑफ विजडम। हम इसमें बुद्धिमत्ता के बारे में जानते हैं। किसका बुद्धिमत्ता? साधु का बुद्धिमत्ता। साधु अपने बुद्धिमत्ता से ही महाराजा को उसके खुद के एक्शन से उनके उसके 3 प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। दूसरा, नॉलेज, जो कि साधु हर्मिट के पास था। अवेयरनेस यानी जागरूकता। काइंडनेस यानी कि दया की भावना। जो महाराजा है वो पहले हर्मिट पर दया की भावना दिखाते हैं और बाद में फिर उस जख्मी व्यक्ति पर अपनी दया की भावना दिखाते हैं। तीसरा, फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी। हम इस स्टोरी में देखते हैं कि जो जख्मी व्यक्ति, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वो पहले तो महाराजा को उनका सेल्फलेस एक्शन से माफ़ कर देता है। पहले तो वो महाराजा को अपना दुश्मन बना के रखा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो बाद में उनका सेवा देखकर, महाराजा का हृदय देखकर, उनका सेवा देख के अपना हृदय परिवर्तन कर लेता है और राजा को मन ही मन माफ़ कर देता है। और महाराजा ये जानने के बावजूद भी कि ये आदमी मुझे मारने आया था, उन्होंने भी उस घायल व्यक्ति को माफ़ कर दिया। एंड एक्सेप्टेंस, स्वीकार। हम देखते हैं ना कि वो जो घायल व्यक्ति था उसने अपना गलती को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। दो, ही आस्क्ड मैनी डिफरेंट पीपल टू आंसर हिज 3 क्वेश्चन। हालांकि जो महाराजा है उसने कई सारे लोगों को अपने 3 प्रश्न पूछे। इट इज़ ओनली थ्रू हिज एक्शन, लेकिन उसके खुद के एक्शन से और जो साधु है उसका विजडम से द किंग फाइनली गेट्स एन आंसर टू हिज क्वेश्चन। उसके खुद के एक्शन से और जो साधु है उनका बुद्धिमत्ता से ही महाराजा को अपने 3 प्रश्नों के जवाब मिल गए। उनके प्रश्न क्या थे? सही समय क्या होना चाहिए किसी भी कार्य को करने का? तो सबसे सही समय क्या है? प्रेजेंट। दूसरा क्वेश्चन, सही लोग कौन होने चाहिए? इंपॉर्टेंट लोग कौन होने चाहिए जिनका हमें सुनना चाहिए, जिनके लिए हमें करना चाहिए? तो सही लोग है वो इंसान जो प्रेजेंट में है और जिन्हें हमारा ज़रूरत है। ठीक है। तीसरा, कि सही कार्य क्या होना चाहिए? प्रेजेंट में जो भी कार्य हमें ज़रूरी लगता है, जिससे दूसरों को हमसे नीड चाहिए, जिससे दूसरों को कुछ फ़ायदा हो, वो सबसे ज़रूरी कार्य होना चाहिए। तो दिस वाज इट इन द स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया हो, और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।